दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं और आप सभी को मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आप लोगों ने ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये मेरे साथ घटी एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपना नाम नहीं बता सकता, पर मैं वेस्ट बंगाल में एक छोटे से शहर हल्दीबाड़ी में रहता हूँ। दोस्तों, मैं 19 साल का हूँ और ये घटना मेरे साथ इसी साल दिवाली पर हुई है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मुझे बचपन से ही ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ खास है। मैंने आज तक कभी भूत तो नहीं देखा, पर मैं महसूस कर सकता हूँ जब भी कोई बुरी शक्ति मेरे आसपास हो तो। कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई ना कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। मुझे दिल से ऐसा लगता है मानो कि मेरे साथ भूतों और भगवान का कुछ अलग रिश्ता है। बात दरअसल ये है, दिवाली के कुछ महीने पहले से ही मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे ऊपर कुछ गलत चीजों का साया है। यूं मानिए, मेरे साथ इतना बुरा हो रहा था कि मैंने सोचा दिवाली पर मैं पूजा कर लूं और जो कुछ भी मेरे साथ गलत हो रहा है उसे मैं दूर कर लूं। दरअसल दोस्तों, हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में दिवाली के टाइम पर एक माँ काली की पूजा होती है, वो भी ठीक आधी रात को शमशान में जाकर। उस दिन बहुत लोग जाकर पूजा करते हैं। मैं भी ठीक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गया। उसका नाम देवोष्मिता है। उस दिन शमशान में बहुत लोग होते हैं, इसीलिए किसी को कोई डर नहीं लगता। अब ठीक पूजा खत्म होते होते रात के 2 बज गए। काफी लोग उधर से जा भी चुके थे। धीरे धीरे शमशान खाली होने लगा था। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बार बार कह रही थी कि चलते हैं, अब बहुत देर हो गई है, मुझे अब घर जाना है। मैंने देरी नहीं की और चुपचाप पैदल चलते चलते उसे घर की तरफ चलने लगे। आपको बता दूं कि मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का घर ज्यादा दूरी पर नहीं था, पर खैर उसको घर पहुंचा देने के बाद मैं ठीक अपने घर के लिए निकल गया। उस वक्त 2:30 बज चुके थे और पूरा इलाका सुनसान था। रास्ते में एक भी लोग नहीं थे। पता नहीं क्यों, अजीब तो मेरे साथ तब हुआ जबकि मेरा घर बहुत पास था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ही जगह पर बार बार चल रहा हूँ। इतना अंधेरा था कि आसपास कुछ दिख भी नहीं रहा था। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। मुझे लगने लगा कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं चलते वक्त बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, पर हर बार कोई नहीं दिख रहा था। यकीन मानो, मैं बहुत ज्यादा डरने लगा, क्योंकि एक ही सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था कि मेरा घर क्यों नहीं आ रहा। हालांकि मैंने एक बार फिर से पीछे देखा तो मुझे कुछ लोग दिखे जिनका मुंह जला हुआ था। उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया। मैं डरते डरते फोन निकालकर उनकी वीडियो बनाने लगा। पर हैरानी की बात तो ये थी कि वो लोग वीडियो में नहीं दिख रहे थे। मैं समझ गया कि ये लोग आत्माएं हैं। वो लोग अचानक से मुझे कहने लगे कि तू आज नहीं बचेगा। मुझे विश्वास हो गया कि शायद आज ही मेरा आखिरी दिन है, मैं आज नहीं बच पाऊंगा। वो सब धीरे धीरे मेरे काफी पास आ गए। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, पर किसी वजह से वो आत्माएं मुझे कुछ नहीं कर पाई। मैंने देखा कि मेरे हाथ में एक शिवजी का धागा था। अंधेरे में वो ग्लो कर रहा था। मैं समझ गया कि यही धागा मुझे उन आत्माओं से छूने से बचा रहा है। ये सोचकर मैं खुश होने लगा, पर मेरी ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं थी। वो आत्माएं मेरे सामने आकर खुद का शरीर हाथ पैर काटने लगे। सच कहता हूं, मेरी जगह अगर उधर कोई और होता तो शायद डर के मारे मर जाता। वो आत्माएं मुझसे लगातार कह रही थी कि ये धागा उतार दे, और मुझसे ये सब देखा भी नहीं जा रहा था। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली, मगर आंखें बंद करने के बाद भी ये सब मेरे सामने हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आंखें बंद करने के बाद भी मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा था। आखिरकार मुझे ये धागा उतारना पड़ा। यकीन मानो, धागा उतारते ही सब कुछ दिखना बंद हो गया। मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, अब तो ये आत्माएं मुझे मार ही देंगी। उसी वक्त मुझे अचानक पीछे से आवाज आई कि अब तुझे कौन बचाएगा। मैंने डर के मारे जब पीछे मुड़कर देखा तो एक आत्मा मेरे ऊपर बस हमला करने ही वाली थी कि तभी मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। मन में एक ही आस थी कि शिवजी मुझे बचा लो। उसी वक्त अचानक मुझे मेरे आसपास एक रोशनी सी महसूस हुई। मैं आंखें खोल के देखना चाह रहा था, पर मैं खोल नहीं पाया। यूं समझिए, कुछ ही पलों में मैं बेहोश हो गया। मेरी जब सुबह आंखें खुली तो मैं अपने घर पर था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं घर कैसे पहुंचा। मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं घर कैसे आया। माँ ने मुझसे हंसते हंसते कहा कि तू तो 10 बजे ही घर आ गया था और आते ही अपने कमरे में जाकर सो गया, और तो और तूने खाना भी नहीं खाया। दोस्तों, मैं एकदम शॉक हो गया। मैं सोचने लगा कि कल रात जो कुछ भी हुआ, क्या वो एक सपना था। मैंने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाया तो उसने मुझसे कहा कि हम दोनों एक साथ ही 2 बजे शमशान घाट से निकले थे। मैं एकदम से डर गया। बस यही सोचता रहा कि 10 बजे कौन आया था।
उसी वक्त मुझे ये भी याद आया कि मैंने रात को रिकॉर्डिंग ऑन की थी। मैंने जैसे ही फ़ोन में देखा तो रात को जो कुछ भी हुआ वो एकदम सच था। कल रात जो आत्मा कैमरे में नहीं आ रहे थे वो ठीक आज दिखने लगे थे। मैं पूरा वीडियो देखने लगा। आखिरकार वो रोशनी क्या थी? दोस्तों, मैंने जो देखा मेरी आंखों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वीडियो में पूरा तो नहीं दिख रहा था, पर एक हाथ और एक त्रिशूल दिख रहा था। वीडियो देखने के बाद मैं पूरा चौंक गया। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि क्या भगवान मुझे बचाने आए थे। कुछ ही पलों में मैं इस वीडियो को अपनी गर्लफ्रेंड को भेजने वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको सेंड करने की कोशिश की तो पाया कि फ़ोन से वो वीडियो गायब हो गई। मैंने लगातार बहुत बार फ़ोन में ढूंढा लेकिन नहीं मिली। दोस्तों, ये कहानी मेरी इतनी सी ही है, लेकिन मैंने जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल सच है। और तो और इसके आगे भी बहुत कुछ हुआ, पर मैं वो आपको बता नहीं सकता। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको इनकी कहानी कैसी लगी? हालांकि इन्होंने अपने कहानी में नाम तो नहीं बताया, मगर आज तक मैंने जितनी भी कहानियां सुनाई इसमें कुछ अलग इंटरेस्ट आया। अब बस आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शिवम है। आज से करीब 1 महीने पहले मेरी बुआ हमारे गांव से हमारे साथ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ रही थी। उस वक्त उनके साथ एक बहुत ही क्रिपी इंसिडेंट हुआ। आज मैं आपको वही बताऊंगा। मेरी बुआ और फूफा गांव से निकलकर ट्रेन से आ रहे थे। उनकी टिकट स्लीपर क्लास की थी, पर ज़्यादातर वो लोग एसी वाले कोच से आते थे। टिकट अवेलेबल नहीं थी, तो इसीलिए मजबूरी में उन्हें स्लीपर क्लास से आना पड़ा। अब ठीक जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अब उनकी 13 या 14 घंटे की जर्नी थी। उन्होंने शाम को ट्रेन पकड़ी थी और वो सुबह तक दिल्ली पहुंच जाते। उन्होंने ट्रेन में तकरीबन 1/3 हिस्सा सफ़र कर लिया था और अब ठीक रात के 2-3 बज गए थे। उस वक्त बुआ को नींद नहीं आ रही थी और फूफा जी बस हल्की हल्की झपकियां ले रहे थे, पर ज़्यादा नींद में नहीं थे। उसी वक्त अचानक किसी ने ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। ट्रेन अचानक से रुक गई। ट्रेन का रुकना तो ठीक था, लेकिन रुकी भी तो एक ऐसी जगह पर जो जंगल टाइप था। बीच में बस ट्रेन की पटरियां और अगल बगल में बड़े बड़े पेड़। मेरी बुआ ने फूफा से कहा कि जब इमरजेंसी ब्रेक लगा है तो ट्रेन के स्टाफ से पता करने चलते हैं, आखिर ट्रेन किसने और क्यों रोकी है। बुआ खिड़की की तरफ बैठी रही और फूफा जी चले गए। वो उस वक्त खिड़की से बाहर देख रही थी। चांद की बहुत हल्की हल्की रोशनी थी और हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही थी। बुआ को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो शांति और सुकून भरे पलों को एंजॉय कर रही थी। रात हो रही थी तो लगभग सारे पैसेंजर सो रहे थे। उसी वक्त बुआ ने एक औरत को देखा जिसने एक शॉल ओढ़ रखा था और उन जंगलों के पेड़ों से धीरे धीरे लंगड़ाते लंगड़ाते ट्रेन के पास आ रही थी। बुआ को यह देखकर बहुत अजीब लगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ट्रेन की हाइट बहुत ही ऊंची होती है जब ठीक वो प्लेटफॉर्म पर ना खड़ी हो, और कोई भी इंसान ट्रेन की खिड़की तक नहीं पहुंच सकता अगर वो ज़मीन पर खड़ा हो। मैं आपको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेन की हाइट करीब 12 या 13 फुट या फिर उससे भी ज़्यादा होती है। कोई भी इंसान इतना लंबा नहीं हो सकता कि ट्रेन की खिड़की तक आराम से खड़ा होकर पहुंच जाए। अब ठीक वापस कहानी पर आता हूँ। वो औरत धीरे धीरे जंगल से बाहर आ रही थी। बुआ लगातार उसे देखे जा रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि वो चली जाएगी, लेकिन वो औरत धीरे धीरे बुआ की तरफ आने लगी। वो बस उनकी खिड़की के पास पहुंचने ही वाली थी कि बुआ अचानक से डरने लगी। वो फूफा जी को बोलने ही वाली थी कि वो देखो, लेकिन वो उस औरत को देखती ही रह गई। वो औरत जैसे ही खिड़की के पास आई तो अचानक से उसकी हाइट, जो कि लगभग 5 या 4 फुट की होगी, वो बुआ से अचानक पानी मांगने लगी। बुआ ने एकदम से साफ मना कर दिया कि पानी नहीं है, पर वो बड़े प्यार से कहने लगी कि मुझे प्लीज़ पानी दे दो, मैं बहुत प्यासी हूँ। मैंने खाना तो नहीं खाया, पर पानी से ही भूख मिटा लूँगी। बुआ अपने बैग से पानी ढूंढकर उसे देने लगी। और तो और जैसे ही बुआ उस औरत को पानी देने लगी तो उन्हें कुछ बहुत ही अजीब सा लगा, लेकिन वो सोच नहीं पाई कि क्या हुआ। पर हुआ बहुत अजीब था। एक चीज़ हुई थी। वो ठीक जैसे ही पानी देने लगी और खिड़की के बाहर अपना हाथ डालने ही वाली थी तो अचानक फूफा जी ने उन्हें रोक दिया और जल्दी से अपनी साइड की खिड़की बंद कर ली। वो कहने लगे कि क्या तुम पागल हो? किसी औरत की हाइट इतनी लंबी हो सकती है? और तो और उस औरत का सर खिड़की से भी ऊपर तक पहुंच रहा था, जिससे कि उसे पानी लेने के लिए झुकना पड़ रहा था। बुआ ने बस उसका हल्का चेहरा ही देखा होगा, जो कि हल्की मुस्कुराहट के साथ देखा था। उस वक्त बुआ को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद बुआ ने ध्यान दिया
कि जिस औरत की हाइट 5 फुट की थी अचानक से 10-12 फुट कैसे हो गई। यही सोचकर उन्हें पसीने आने लगे और अचानक उनकी हालत खराब हो गई। सोचने लगी कि आखिरकार उन्होंने ये क्या देख लिया। वो औरत पहले तो नॉर्मल थी, पर जब वो पानी ले रही थी तो वो अचानक से इतनी लंबी कैसे हो गई, जैसे कि डायन बन गई हो। इसके कुछ देर बाद बुआ और फूफा के सामने वाले पैसेंजर जो कि सो रहे थे, उन्होंने पूरी तरह से खिड़की बंद नहीं की थी। उन्होंने बस शीशे वाला विंडो नीचे कर रखा था। जब बुआ ने उस विंडो से बाहर झांका तो वो औरत अपनी आंखें गड़ाकर अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी और तो और खिड़की पर हाथ भी मार रही थी। बुआ एकदम से चिल्लाने लगी। आसपास के पैसेंजर भी जाग गए। सब पूछने लगे कि क्या हुआ। उन्होंने उस औरत के बारे में बताया। फिर सब लोगों ने उस औरत को देखा। वो ठीक खिड़की से चिल्ला चिल्ला के पानी मांग रही थी। लगभग सभी लोग डर गए थे। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो कोई कुछ और। कुछ लोग तो उसे गालियां भी देने लग गए। इसके बाद वो औरत ट्रेन से थोड़ी दूर खड़ी हो गई और लगातार घूरती रही। इसके करीब 2 या 3 मिनट बाद ट्रेन चल पड़ी। फिर ठीक जिंदगी भर का एक खौफ उन्होंने उस सफर में ले लिया। मेरी बुआ कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि क्या चीज़ थी, पर बुआ का कहना है वो जो कोई भी थी, अगर बुआ उसे पानी देने के लिए हाथ बाहर निकाल देती तो ना जाने पता नहीं क्या होता। दोस्तों, ये थी मेरी बुआ की कहानी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि सर इसे अपने चैनल पर ज़रूर डालेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनिए आपने शिवम जी की बहुत बढ़िया कहानी। इनकी कहानी वाकई इंटरेस्टिंग थी। मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाकी आप नीचे कमेंट्स करके इन्हें भी धन्यवाद कीजिएगा। तब तक ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रचित आनंद है। मैं और मेरी फैमिली शहर में रहते हैं। अक्सर हम समर वेकेशन में फतेहा गांव जाते हैं, जहां सिर्फ मेरे दादाजी रहते हैं। मेरी दादी को गुजरे काफ़ी साल हो चुके हैं और तब से दादाजी अकेले ही रहते हैं। उनका एक पुराना सा घर है। घर वही पुरानी दीवारों से बना, पुरानी यादें और एक अलग ही सन्नाटा। इस बार जब हम फतेहा गए तो माहौल कुछ अलग ही था। सब लोग एकदम शांत थे। अजीब सी चुप्पी थी गांव में। पता चला कुछ दिन पहले एक आदमी की मौत हो गई। वो किसी दूसरे गांव से आया था। वो ठीक रात को फतेहा के जंगल से गुजर रहा था। सुबह उसकी लाश मिली ठीक पुराने पीपल के पेड़ के पास। उसकी आंखें खुली हुई थी, मुंह से जैसे चीख निकल रही हो। लोग कहते हैं उसको पीपल के पेड़ के पिशाच ने मार दिया। अब ठीक दादाजी ने मुझे शाम को बुलाया और कहा, रचित बेटा, उस पुराने पीपल के पेड़ के पास मत जाना, और अगर किसी औरत की आवाज़ आए जो कि तेरा नाम ले तो जवाब मत देना, बस चुप रहना। दादा की बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, दादाजी ये सब पुरानी कहानियां हैं। लेकिन दादाजी की आंखों में एक अजीब सा डर था। उन्होंने मुझे गुस्से से कहा, एक बार एक जवान विधवा को लोगों ने मिलकर उस पेड़ के नीचे बलि चढ़ाई थी। तब से उसकी आत्मा उस पेड़ में रहती है, और तो और पिशाच और उसकी आत्मा दोनों एक हो गए हैं। भूलकर भी वहां जाने की गलती मत करना। दोस्तों, मैंने चुपचाप सर हाँ में हिलाया और मजाक समझकर सो गया। अब ठीक इसके 2 दिन बाद गांव का नया कुआं सूख गया और पानी की दिक्कत हो गई। खाली बैठा था तो मैं चुपचाप लोटा लेके पीपल के पास चला गया। वो पेड़ बहुत पुराना था, एकदम शांत। उसके नीचे मिट्टी में लाल सिंदूर के हाथ के निशान थे। मैं पेड़ के पास ही बैठा था कि तभी अचानक एक आवाज़ आई, रचित बेटा। आवाज़ एक औरत की थी, धीरे और प्यार से भरी, पर मुझे यकीन था वो आवाज़ हो ना हो पेड़ के अंदर से आ रही थी। उसी वक्त पेड़ की एक छोटी सी दरार से एक गीला पतला हाथ बाहर निकल गया। मैं बस देखता ही रह गया। किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग आया। इसकी ठीक रात को मैं दादाजी के पास गया और सब कुछ बताया। दादा ने पूरा राज खोला। उन्होंने बताया कि सालों पहले बारिश ना होने पर लोगों ने एक विधवा औरत की बलि चढ़ाई थी, ठीक उसी पेड़ के नीचे। कहते हैं उसकी चीखों से पूरा गांव कांप उठा था। शायद तभी से उसकी आत्मा वहीं बंद है। और तो और ये भी कहते हैं कि उस पेड़ में पहले एक पिशाच रहता था। सबका मानना है कि वो दोनों मिल चुके हैं। अब ठीक जो लड़का या आदमी रात को उस पेड़ के पास से गुजरता है, वो ठीक उसी औरत की आवाज़ सुनता है। उसका वापस आना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, दादाजी की बात के बाद उसी रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। रात के ठीक 12 बजे मुझे माँ की जैसी आवाज़ सुनाई थी, रचित दरवाज़ा खोलो, हम तुम्हारे लिए आम लाए हैं। मैं एकदम सोच में पड़ गया कि माँ तो शहर में थी। दरवाज़ा खोलता इससे पहले ही खिड़की में ठक ठक की आवाज़ हुई। मैं कंबल के अंदर छिपक गया।
चुपचाप सांस रोके पड़ा रहा। सुबह तक मैं एकदम चुप था, लेकिन जब आंख खुली तो मैं अपने बेड पर नहीं था। बस मिट्टी के निशान थे। घर से लेके पीपल के पेड़ तक मेरा लोटा पेड़ के पास पड़ा मिला, और एक नए सिंदूर के हाथ का निशान भी वहां था। दादाजी पूरी रात जागते रहे, लेकिन मैं वापस नहीं आया। दोस्तों, आज भी फतेहा गांव में लोग उस पीपल के पेड़ के पास नहीं जाते। वो पेड़ एक श्रापित जगह है। लोग कहते हैं उसमें एक पिशाच और एक विधवा की आत्मा रहती है। हर कुछ साल बाद वो किसी लड़के को बुलाते हैं उसकी माँ की आवाज़ में, और जो भी जवाब देता है वो कभी लौट कर नहीं आता। अगर कभी फतेहा गांव जाओ तो कोई तुम्हारा नाम ले, प्यार से रात के अंधेरे में मत रुकना, मत देखना, और जवाब तो बिल्कुल ही मत देना। मैंने सर की कई कहानियां सुनी हैं। मुझे उम्मीद है सर इस कहानी को अपनी आवाज़ देंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूँ अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अंजलि अरोड़ा है। मैंने सर के चैनल को पहले भी एक स्टोरी भेजी थी। मुझे माफ़ कीजिएगा, काफ़ी वक्त बाद मैं दोबारा स्टोरी भेज रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी। पर आज की ये कहानी मेरी दीदी की है। एक दिन दीदी हमारे घर पर आई थी। हमने दीदी से ऐसे ही कहा कि कोई डरावनी कहानी सुनाए। दीदी ठीक अपनी एक कहानी बताने लगी। वो बता रही थी कि जब वो 5 साल की थी तो वो एक बार एक रास्ते से जा रही थी। उस वक्त उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पीछे कोई आ रहा हो। आपको बता दूं कि उस समय वह शादी से घर लौट रही थी। हालांकि उस टाइम तो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद ही जब वो रात में सोती तो उनको ऐसा महसूस होता कि मानो उनके कमर पर कोई हाथ फेर रहा हो। एक दिन जब वो सो रही थी तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके बालों पर कोई हाथ फेर रहा हो। पर जब भी वो जागती तो उनके अलावा कमरे में कोई नहीं होता। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए तो उन्हें अचानक बुरे बुरे सपने भी आ रहे थे। सच कहूँ तो काफ़ी दिन वो परेशान रहने लगी। जब उनकी माँ ने उनसे पूछा तब जाकर उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। फिर किसी के कहने पर माँ ने उनको एक मौलाना को दिखाया। जब उन्होंने दीदी को देखा तो उन्होंने बताया कि इसको किसी जिन ने पकड़ा है जब ये शादी से आ रही थी। उस वक्त बरगद के पेड़ पर वो जिन्न बैठा था, और जो परफ्यूम उन्होंने लगा रखा था उसी से आकर्षित होकर उसने इसे पकड़ लिया। अब ठीक ये इसके साथ रहकर इसका मर्द बनकर रहता था, इसीलिए जिन्न इसको छूता है, और वह बिल्कुल नहीं चाहता कि इस लड़की के पास और कोई मर्द आए, क्योंकि वो जिन्न किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। दीदी की माँ ने पूछा, इसका कोई उपाय है तो बताएं। मौलाना ने कुछ पढ़कर एक पानी की बोतल में पानी दिया और कहा कि 15 दिनों तक इसे पियो। साथ के साथ लोबान भी दिया, जिसे जलाकर धुएं को पूरे घर के चारों ओर दिखाना है। दोस्तों, दीदी की माँ ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। चीज़ें जब बिगड़ने लगी तब मौलाना ने दीदी के अंदर जो जिन्न था उसे बाहर बुलाने के लिए अपने कुछ मंत्र पढ़े, जिससे कि अचानक वो जिन्न बोल पड़ा। मौलाना ने कहा कि इसको छोड़ दो, लेकिन जिन्न कहता रहा कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। मौलाना ने कहा कि इस छोटी बच्ची को छोड़कर चला जा, वरना बहुत बुरा होगा। बहुत कोशिशों के बाद उस जिन्न ने कहा कि ठीक उसी पेड़ के नीचे 5 किस्म की मिठाई रख देना, और ये सारा काम उस लड़की से ही करवाना, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। दोस्तों, इसके बाद घर वालों ने दीदी को मिठाई लेकर उस पेड़ के नीचे भेज दिया। इसके ठीक कुछ ही दिन बाद दीदी एकदम ठीक हो गई। अब उनको बुरे सपने भी नहीं आते। मैं बता दूं कि अब उनकी शादी हो गई है और ठीक वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी अंजलि अरोड़ा जी की कहानी। इनकी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, इसीलिए नीचे कमेंट्स करना तो बनता है। फिलहाल मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी है सुनील भाई की, जिसे टीकरी खुर्द गांव में लोग भट्टे वाला कहकर पुकारते थे। सुनील के पिता रतिराम और माता जावित्री देवी थे। वो खुद अपनी पत्नी सुनीता और 2 प्यारे बच्चे सूरज और मुस्कान के साथ ईंट भट्टी में काम करते थे। यही काम उन्हें एक गांव से दूसरे गांव लेकर जाता था। फिलहाल वो एक नए ठिकाने पर थे, कपसिया गांव। कपसिया गांव एक दूर दराज जंगलों के लिए जाना जाता था। सुनील और उसका परिवार यहाँ ईंटों की भट्टी के लिए मिट्टी खोदने के काम में लगे हुए थे। वहाँ पर ईंट भट्टे का काम एक सुनसान जगह पर लगा था। रात के समय वहाँ भयानक सन्नाटा पसर जाता। सुनील भाई अपनी झुग्गी में पत्नी सुनीता और अपने बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन जब मिट्टी खोदने का काम चल रहा था तो सुनील के फावड़े में जमीन के नीचे कुछ टकराया।
सुनील एकदम चौंक गया। उसने देखा कि ये क्या है। जब धीरे से सावधानी से मिट्टी हटाई तो वहां पर एक पुराना मटमैला कलश मिला। कलश पर अजीबोगरीब आकृतियां खुदी हुई थी। उसे छूते ही सुनील भाई के शरीर में एक अजीब सी ठंडी सिहरन दौड़ गई। अब ठीक जब भाभी ने उस कलश को देखा तो डर के मारे कहने लगी कि इसको यही छोड़ दो। देखकर ये किसी आत्मा का बंधक लग रहा है और ये जगह भी अच्छी नहीं है। पर क्या करते, सुनील भाई को लगा कि ये कोई पुरानी चीज है जिसे बेचकर कुछ शायद पैसे मिल जाए। उन्होंने भाभी की बातों को अनसुना कर दिया और कलश को अपनी झुग्गी में छिपा दिया। दोस्तों, ठीक उसी रात सुनील भाई के बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। लगातार वो एक ही बात कह रहे थे कि हमें कोई घूर रहा है और दीवार पर एक परछाई हिल रही है। किसी तरह भैया और भाभी ने उन्हें शांत किया, लेकिन भाभी के मन में डर बैठ गया। उसने भाई को फिर कहा कि इस कलश को फेंक दो, हमारे बच्चों पर इसका असर पड़ रहा है। लेकिन भाई का दिमाग कह रहा था कि ये सब तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से सो जाओ। इसके ठीक दोस्तों अगले दिन भट्टी पर काम करते हुए सुनील भाई और उसके साथी एक बहुत बड़े मिट्टी के टीले को खोद रहे थे। ये टीला बहुत पुराना था। देखकर ऐसा लगता जैसे सदियों से यहां पर कोई आया ही ना हो। मिट्टी एकदम जर्जर थी। अगले दिन खुदाई करते समय एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए सुनील भाई के सामने आया। सुनील भाई अपने काम में लगे थे। वो ठीक कांपते हुए बोला कि जिस जगह पर तुम कल काम कर रहे थे, बहुत साल पहले वहां पर एक आदमी को जिंदा दफना दिया गया था, क्योंकि गांव वाले उसे श्राप मानते थे। उसने मरने से पहले श्राप दिया था कि जो भी मिट्टी को खोदेगा वो अपनी रातों की नींद और शांति को तरस जाएगा। उसी वक्त सुनील भाई का दिमाग ठनका और वो भागकर अपनी झुग्गी में गए। उन्होंने कलश के अंदर जब झांका तो उसमें हाथ की एक हड्डी थी। वो एकदम समझ गए कि ये सब उसी आत्मा से जुड़े हैं। अब क्या था, उसी रात सुनील भाई ने फैसला किया कि कलश को वापस उसी जगह पर दफनाने जाऊंगा जहां से उन्हें वो मिला था। वो कलश लेकर अंधेरी रात में भट्टे के पास पहुंचे। जैसे ही वो मिट्टी खोदने लगे तो उनके चारों ओर एकदम हवा ठंडी हो गई। भट्टे की आग धीमी पड़ गई और दूर कहीं एक बच्चे के रोने की आवाज आई, ठीक वैसे ही जैसे सूरज और मुस्कान की दिन में सुनी थी। अचानक उनके सामने खुदी हुई मिट्टी के ढेर से एक साया उठा। ये समझिए कि वो साया नहीं था, बल्कि सूखे हुए मांस और मिट्टी से सना हुआ एक आदमी था, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरी काली गुफाएं थी। वो एक कुष्ठ रोगी था जिसे दफनाया गया था। वो अचानक चिल्ला उठा कि तुमने मेरी शांति भंग की, भट्टे वाले, तुमने मेरी बेड़ियों को छुआ और तो और मेरे बंधक को चुराया। सुनील भाई ने कांपते हाथों से कलश जमीन पर रख दिया। कहने लगे कि इसको मैं गलती से ले आया था। वो प्रेत कहने लगा, मैंने तुम्हारे बच्चे को डराया है, अब मैं तुम्हारे बच्चों को लेकर तुम्हारी पीड़ा को पूरा करूंगा। वो प्रेत सुनील भाई की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी सुनील को याद आया कि गांव के बुजुर्ग ने यह भी कहा था कि कुष्ठ रोग की आत्मा पवित्र जल से डरती है, क्योंकि उसका शरीर कभी शुद्ध नहीं हुआ था। सुनील भाई को यह बात याद थी, इसीलिए वो अपनी जेब में एक छोटी सी बोतल लेकर आए थे, जिसमें सुनीता भाभी ने सुबह गंगा जल भरकर दिया था। उन्होंने आखिरी उम्मीद में वो जल प्रेत पर छिड़क दिया और जैसे ही वो जल प्रेत को लगा तो अचानक वो चीख उठा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि जंगल के जानवर भी डरकर भाग गए। उसी वक्त उसका शरीर इतनी तेजी से जलने लगा कि वो धीरे धीरे मिट्टी में धंसता चला गया। प्रेत के गायब होते ही कलश तेजी से चमकने लगा और फिर अपने आप टूटकर बिखर गया। सुनील भाई ने राहत की सांस ली। इसके ठीक अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने अपना सारा सामान पैक किया और तो और उन्होंने उस मिट्टी के टीले को चारों ओर से घेर कर वहां पर एक बोर्ड भी लगा दिया कि यहाँ काम करना मना है, ताकि कोई दूसरा भट्टे वाला उस शापित मिट्टी को ना खोदे। अब सुनील भाई बिना किसी को कुछ बताए अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वापस कपसिया गांव से दूर अपने गांव टीकरी खुर्द वापस चले गए। उनके मन और दिल में इतना डर बैठ गया कि वो कभी भी किसी से इस बात को शेयर करने से बहुत कतराते हैं। वो तो सुनील भाई मेरे अच्छे मित्र हैं, इसलिए उन्होंने मुझे ये बात बताई, और महेश सर की आवाज़ में कहानियां सुनना किसको पसंद नहीं है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी सोमवीर सिंह की कहानी, जो कि सुनील भाई के ऊपर बेस्ड कहानी है। अब दोस्तों, इनकी कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं आपको आंखों देखी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाता हूँ, जिसे लोग अक्सर आप बीती की तरह बताते हैं। ये कहानी दिल्ली के कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की
नेहा की है। नेहा देर रात शिफ्ट से लौट रही थी। उसका अपार्टमेंट एक नई बनी हुई ऊंची बिल्डिंग में था। उस वक्त रात के करीब 2:30 बज रहे थे। नेहा ने टैक्सी से उतरकर अपनी बिल्डिंग की लॉबी में कदम रखा। चारों तरफ एकदम सन्नाटा पसरा था। बस गार्ड अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। नेहा ने 12वीं मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट आई और नेहा अंदर चली गई। जैसे ही उसने 12वीं मंजिल का बटन दबाया तो अचानक से दरवाज़ा फिर से खोला। सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा थोड़ा ढका हुआ था। वो बहुत धीरे से लिफ्ट के अंदर दाखिल हुई। नेहा ने विनम्रता से पूछा, आंटी, आपको कौन सी मंजिल पर जाना है? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली देखती रही। नेहा को लगा कि शायद उन्हें सुनाई नहीं दिया, तो उसने दोबारा पूछा, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। नेहा इस बात से थोड़ी असहज हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद आंटी बहुत थकी हुई है। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। अब जैसे ही लिफ्ट 7वें मंजिल पर पहुंची तो नेहा को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने थोड़ा साइड हटकर बुजुर्ग महिला का चेहरा देखने की कोशिश की, जो कि लिफ्ट के लगे कोने के शीशे में दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसने ठीक तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। सच कहूं तो वो बुरी तरह डर चुकी थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और मन ही मन भगवान को याद किया। अब ठीक लिफ्ट 9वीं मंजिल पर आकर अचानक रुक गई। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ हवा का एक झोंका अंदर आया, जो कि लिफ्ट के कोने में लगे बुजुर्ग महिला के बालों से टकराया। नेहा ने हिम्मत करके महिला की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। आंखें बस नेहा को घूर रही थी। नेहा को समझ आ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। नेहा चुपचाप जैसे ही 12वीं मंजिल पर पहुंची तो दरवाजा खोलकर दौड़ पड़ी। पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी, क्यों इतनी जल्दी में हो? नेहा ने जल्दी से कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अंदर आ गई। उसने दरवाजे को जोर से बंद करके कुंडी लगा दी। यकीनन नेहा पूरी रात भर डरती रही और उसके ठीक अगली सुबह उसने अपनी शिफ्टिंग किसी दूसरी बिल्डिंग में कर ली। दोस्तों, इस कहानी के बाद नेहा मुझसे मिली। वो मेरी एक अच्छी फ्रेंड है। हालांकि नेहा महेश सर को नहीं जानती, पर जब उसने मुझे ये कहानी सुनाई तो मैंने सोचा क्यों ना इस कहानी को सर को भेजा जाए। सर अपनी आवाज में इस कहानी को आप लोगों तक जरूर लाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की कुछ कहानियां। मुझे उम्मीद है आपको कुछ कहानियां बेहद पसंद आई होगी। इसीलिए इन कहानियों के बाद मैं अपनी आवाज को भी विराम देना चाहूंगा। अब मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। बस आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।